हाँ जी बिल्कुल, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, सॉल्व कीजिए सब लोग फटाफट इसको। हाँ जी, हो गया भाई। हाँ जी, तो क्या करेंगे अब में, बोल्ट इज डिटैच फ्रॉम लिफ्ट ए, तो यहाँ पे बोल्ट को डिटैच करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमें टाइम निकालना है, अगर मुझे यहाँ पर टाइम होगा और नीचे जाएगा, तो ये कितना मूव करा, 16 मीटर। तो ये 16 मीटर किसके फ्रेम में होगा, ये आपका जो 16 मीटर मूव कर रहा है वो इस लिफ्ट ए के फ्रेम में किया है। तो जो भी कहानी हम जो भी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट ए। तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट ए के फ्रेम में अगर हम बात करते हैं, तो लिफ्ट ए के फ्रेम में क्या होगा, लिफ्ट रुक जाएगा और लिफ्ट के फ्रेम में यानी अगर कोई पर्सन अंदर बैठा हुआ है वो देखा बोल्ट यहां से यहां आया, कितना नीचे आया, 60 मीटर आया। ठीक है, इसके फ्रेम में ये है। तो लिफ्ट के फ्रेम में जाएंगे तो लिफ्ट के फ्रेम में इस बोल्ट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो हम जानते ही हैं, 0 ही होगी, क्योंकि इस पर्सन को पहले भी रेस्ट पर दिखाई दे रहा था और बाद में भी रेस्ट पर दिखाई देगा। और इसका ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन जी है, पर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिफ्ट के फ्रेम में जाएंगे तो ये ऊपर में लेकर घुमा के, है ना, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर मिलेगा और ये जी है 10। तो यानी लिफ्ट के फ्रेम में इसके पास जो नेट डाउनवर्ड एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 10 माइनस 8 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि लिफ्ट के फ्रेम में इस बोल्ट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और ये यहां से यहां गया है, तो हम लगाएंगे क्या, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एड स्क्वायर। तो वी आर अप्लाइंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट। और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, इट इज -16 इज इक्वल टू 1/2, ए कितना है -2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप देखो 2 से 2 चलाएगा, माइनस से माइनस चलाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 4 सेकेंड। 4 सेकंड में ये लिफ्ट के फ्लोर से टकरा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। कई बच्चों का आंसर आ चुका है, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, नाम पढ़ देता हूं इनका। प्रिंस का नाम प्रिंस है, केशव है, इसका आंसर आ चुका है, समीर का आंसर आ चुका है, गुड। और कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, गुड, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए, तो टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू रीच फ्लोर ऑफ द लिफ्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट बी। यानी कि जो लिफ्ट बी है, इस लिफ्ट बी के फ्रेम में, यानी लिफ्ट बी में अगर कोई ऑब्जर्वर है वो अगर इस बोल्ट को देखता है तो इसके फ्रेम में इस बोल्ट का कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है समझ लो, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट बी। तो लिफ्ट बी के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है ये बोल्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। ठीक है भाई, करिए सब लोग फटाफट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट बी। समझ में आ गया भाई। करिए करिए।
आ गया आंसर। तो क्या कर रहा है कि आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोल्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट बी। तो लिफ्ट बी ये रे, देखिए अब अगर मैं, ये बोल्ट है, तो बोल्ट के पास ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड के फ्रेम में इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। तो इसके पास ये वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, और इसके पास जी डाउनवर्ड है। ये किसके फ्रेम है, इन, इट इज इन ग्राउंड फ्रेम। अब देखिए लिफ्ट का ये है, लिफ्ट भी अब ये लिफ्ट भी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है 10 से, और एक ऊपर है 2, तो इसके फ्रेम में जाएंगे तो जो 10 नीचे था वो मिलेगा ऊपर। तो अगर मैं कहता हूं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट बी के फ्रेम में इस बोल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके पास 20 तो था ऊपर ग्राउंड के फ्रेम में, और जो 10 था वो कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो यहां पर एक और मिल गया ऊपर, कितना हो गया 10, तो इफेक्टिवली कितना हुआ 30, और जी यहां पर नीचे की तरफ है, और यहां 2 ऊपर था वो मिलेगा नीचे, तो जी प्लस 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इफेक्टिवली देखा जाए तो इस बोल्ट के पास नेट वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, दो दो क्यों लिखते हैं बराबर, तो यहां पर नेट ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो हो जाएगी, इट विल बी 30 मीटर पर सेकंड, और इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी प्लस 2, दैट इज योर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो हम जानते हैं बेस्ट तरीका है कि आप v वर्सेस टी कर्व बना लीजिए, प्लॉट v वर्सेस टी कर्व। तो हम जानते हैं कि यहां पर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 ऊपर है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, नेगेटिव आएगा, और स्लोप है कितना, -12। तो हमें निकालना पड़ेगा वो टाइम जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये टाइम मैंने मान लिया है t1, तो ये 30 है, t1 है, तो हम जानते हैं कि 30 डिवाइडेड बाय t1 बराबर आएगा 12, तो t1 कितना आएगा, 30/12 10/4, यानी कि इट इज 2.5 सेकेंड। तो 2.5 यानी जो t1 है इट इज 2.5 सेकेंड। तो पूरा जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना था, इट वाज 4 सेकेंड। तो ये 2.5 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 1.5 सेकेंड, ये हो जाएगा। समझ आ गया? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, इधर देखिए, जब ये इस बोल्ट की बात करेंगे तो बोल्ट का मैं डायग्राम ये बना देता हूं। बोल्ट जो है, बोल्ट जब डिटैच होता है तो इसके पास वेलोसिटी जो होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन होगा जी डाउनवर्ड। समझ में आ गया? अब अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में जाता हूं तो लिफ्ट का 10 नीचे था, वो कहां मिलेगा, ऊपर मिलेगा, तो ये 10 यहां हो जाएगा प्लस, और जो 2 ऊपर था वो कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा, +2। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? इसलिए इसका एक्सप्रेशन कितना का, g+2 दैट इज 12, और ये कितना हुआ 30। तो हमने यहां पर इसी का ग्राफ बना लिया है। अब ग्राफ बना लिया है तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो हम जानते हैं इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, उसको हम ऐड करते हैं। देखो ये 2.5 है, 1.5 है, ये 30 है, ये 1.5, तो ये हाइट निकाल लोगे बाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, है ना? सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आ गया आंसर, गुड।
तो ये कितना, ये हाइट कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 18। ठीक है, 18 आएगा, है ना? 3/2। बिल्कुल। तो इसका एरिया, तो एस कितना आएगा? ऊपर का एरिया कितना है? 1/2 इंटू 30 इंटू 2.5 प्लस 1/2 इंटू 18 इंटू 1.5। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है आंसर? गुड। तो इसका आंसर आएगा 51 मीटर। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके फ्रेम में? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट बी। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट इन ग्राउंड फ्रेम। अब ग्राउंड फ्रेम में निकाल लीजिए। अब निकालिए ग्राउंड फ्रेम में। हाँ जी भाई, कुछ बच्चे लास्ट क्लास का, मैंने लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट, ये सेम क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराया था और मैंने सारे कॉन्सेप्ट दोबारा बता दिए थे। रिवाइज करना नहीं होता है, फिर वापस आ जाते हो, फिर सेम क्वेश्चन पूछते रहते हो। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता है 18 कैसे आया। अब देखो एक क्वेश्चन मेरा विनायक 18 कैसे है? सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा भाई, क्या करते हो यार? ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये हाइट, ये हाइट, ये बेस, ये बेस, ये हाइट, निकाल पेन चला। बस बस रटना शुरू कर दो। ओम प्रकाश ही, आप रटो रटो चीजों को, है ना? कभी रिवाइज मत करना जिंदगी में नोट्स को, है ना? कभी रिवाइज मत करना। जरूरत क्या है हमें रिवाइज करने की, है ना? पहली स्लाइड के पीछे पड़ा एक तो लड़का, ले ले पहली स्लाइड ले ले। इतनी देर से ये क्वेश्चन कराया तब तुमने नहीं देखा, नोट नहीं कर पाते हो। फर्स्ट स्लाइड चाहिए इनको। क्या नाम है? अरविंद कुमार। हो गया भाई? सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है आपको? सॉरी, थर्ड पार्ट आंसर आ गया, गुड। तो थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है। ग्राउंड फ्रेम में हम ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं। तो इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो इस बोल्ट के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी 20 एंड एक्सप्रेशन था नीचे की तरफ g। ये ग्राउंड फ्रेम में था, ठीक है? तो ग्राउंड फ्रेम में ये था, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो बेस्ट तरीका हम जानते हैं, प्लॉट करेंगे v वर्सेस t। तो v वर्सेस t, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, इट इज 20 और स्लोप होगा नेगेटिव। तो हम जानते हैं इसकी स्लोप है -10। तो ये टाइम अगर मैं t1 मान लेता हूं तो t1 आपने निकाल लिया होगा, 20 डिवाइडेड बाई t1 बराबर 10। तो t1 कितना आ रहा है? 2 सेकंड। तो ये फर्दर भी कितना आएगा? 2 सेकंड, है ना? तो टोटल टाइम जो है 4 सेकंड का दे रखा है। तो हमें बस ये एरिया और ये एरिया को ऐड कर देना है। तो कितना आ गया भाई? तो यहां पर S हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 22 प्लस 1/2 इंटू, देखो ये 2 है, ये 20, तो ये भी, ये 2 है तो ये 20 ही होगा। कितना होगा? 20, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। तो 2 इंटू 20 इंटू 2, तो S बराबर कितना आएगा? 40 मीटर चाहिए। हो गया, ये आंसर आएगा।
हाँ जी, अब मैं एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बिल्कुल मतलब कितने मतलब बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चलो लास्ट बार बता रहा हूँ, समझ लेना। कई बार बता चुका हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ। तो बाद में ऐसा क्वेश्चन मत कर देना, ऐसे बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन मत कर देना। इधर देखो, कहाँ गया? ये रहा। ये क्वेश्चन था, समझना। लिफ्ट ए ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, एक्सलेशन नीचे है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना, उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों को तो आ रहा है। तो ये 20 से बजा रही है और ये 8 है, तो यानी कि अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा, अगर मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड में खड़ा हूँ और यहाँ खड़े होकर देखता हूँ, तो मुझे लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसके अंदर जो बोल्ट है वो भी ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। अगर ये बोल्ट डिटैच होता है, अगर ये बोल्ट डिटैच होता है, तो इन ग्राउंड फ्रेम, समझना बच्चों, इन ग्राउंड फ्रेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बार बार होता क्या है कि आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो दिक्कत आती है, बार बार ये पूछोगे सर ये क्या हो गया। ग्राउंड फ्रेम में हम जानते हैं कि जैसे ही ये बोल्ट अटैच होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप की जाती है, मूविंग फ्रेम से कोई जब ड्रॉप की जाती है तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी होती है। तो ये कितना था 20, तो ये ऊपर 20 होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सप्रेशन होगा जी डाउनवर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई, यानी बलून वाला एग्जाम्पल याद कीजिए कि अगर बलून था, उससे हमने बॉल को ड्रॉप कर देते तो वेलोसिटी वही होती थी, बट एक्सप्रेशन कितना आता था? जी आता था। एक्सप्रेशन जी किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप एफबीडी बनाते हो तो केवल फोर्स लग रहा है mg इन ग्राउंड फ्रेम, और कोई फोर्स नहीं है। तो mg बराबर ma, न्यूटन लॉ लगाइए, mg बराबर ma, तो a बराबर जो आएगा g ही आएगा, ये याद रख लेना। अब बार बार मत पूछ लेना, समझ में आया कि नहीं आया? अब जो बच्चे सिंसियर है उनको लग रहा है क्या कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट क्या करें, कुछ मूर्ख हैं वो बार बार भूल जाते हैं और बार बार कमेंट करते रहते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं। समझ में आया नहीं आया? ये ग्राउंड फ्रेम में हो गया। अब अगर मैं इफ लिफ्ट के फ्रेम में जाता हूं, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट ए, लिफ्ट ए के फ्रेम में, तो लिफ्ट ए के पास वेलोसिटी कितनी है? 20, और एक्सेलरेशन कितना है? नीचे 8। तो अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में इस ब्लॉक इसकी बोल्ट का डायग्राम बनाता हूं, तो देखो लिफ्ट का 20 ऊपर था, ये ग्राउंड फ्रेम का डायग्राम बन चुका है। तो लिफ्ट ए के फ्रेम में जाएंगे तो जो 20 ऊपर था वो कहां मिलेगा? घुमा के नीचे मिलेगा। तो इसके पास ग्राउंड के फ्रेम में 20 ऊपर था और 20 घुमा के मिल गया नीचे, तो कितना हो गया? 0 हो गया। और जो 8 नीचे था वो घुमा के कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा। तो g नीचे था और 8 ऊपर मिला, तो g माइनस 8 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप समझ में आया कि नहीं आया? आप समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, ये हो गया, ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही लिफ्ट बी में जाओगे, तो लिफ्ट बी में करोगे तो ग्राउंड फ्रेम वाला डायग्राम याद रखो। तो लिफ्ट बी के फ्रेम में जाओगे तो जो 10 नीचे था वो मिलेगा घुमा के ऊपर, तो 20 + 10 30, और जो 2 था वो घुमा के मिलेगा नीचे, तो g + 2 12। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट के लिए। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ग्राउंड फ्रेम में हम क्या टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल ही निकाल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बोल्ट टूट के गिरा और नीचे गिरा, तो ये 16 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किसके फ्रेम में कर रहा है? किसके फ्रेम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? बताइए। तो ये 16 मीटर इस लिफ्ट के अंदर जो बंदा है वो देखेगा ये बोल्ट यहां से यहां 16 मीटर, तो आपको लिफ्ट ए के फ्रेम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल लिफ्ट ए के फ्रेम में ही मालूम है और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। इसलिए लिफ्ट ए के फ्रेम में जाके ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। डन 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 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स को हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं।
एक पार्टिकल यहां पर है ए और एक पार्टिकल यहां पर है बी, और ये क्रॉसिंग है, और ये पार्टिकल आगे जा रहा है लेट से 10 मीटर पर सेकंड से, और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है लेट से 20 मीटर पर सेकंड से, और ये दूरी आपको दे रखी है 300 मीटर है, और ये दूरी दे रखी है आपको 400 मीटर। तो क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम, ये समझना है हमें, इसकी जो अप्रोच है समझना है कि हाउ वी आर अप्रोचिंग इट। देखिए अभी यहां पर है इनिशियली 300 पर और ये 400 पर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये हम जानते हैं ये मूव करेगा, तो किसी टाइम टी में ये पार्टिकल ए मूव करके यहां पहुंच जाएगा, तो पार्टिकल ए मूव करके यहां पहुंच गया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट विल ट्रेवल भाई, इसमें 10 है तो टाइम टी में ये 10 टी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, और ये टाइम टी में यहां मान लो पहुंच चुका है, तो ये कितना ट्रेवल करेगा 20 टी। यानी अब ए पार्टिकल यहां ए डैश पे आ चुका है, बी पार्टिकल यहां बी डैश पर आ चुका है, बी डैश पर आ चुका है, नहीं बी डैश मान लेते हैं। अब ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो अब इस मूवमेंट पर अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालता हूं, इनके बीच का मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया एस है, तो देखो ये है 10t और ये पूरा था 300, और ये 10t चल चुका, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 300 माइनस 10t, और ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 400 माइनस 20t। समझ में आ गया। अब ये डिस्टेंस मालूम है और ये डिस्टेंस मालूम है, ये निकालना है, तो हम जानते हैं यहां पर एक पाइथागोरस काइंड ऑफ लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि एस स्क्वायर बराबर इट विल बी 300 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 20t का स्क्वायर। समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, इनके बीच के मिनिमम, यानी एस को मुझे मिनिमाइज करना है, एस को हमें क्या करना है मिनिमाइज करना है, और अगर इसको मिनिमाइज करना है तो हम जानते हैं कोई भी चीज मैक्सिमम में मिनिमम होती तो क्या करते हो, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करके जीरो कर दोगे, है ना, डिफरेंशिएट करके जीरो करो, डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, उससे वो टाइम आएगा जब ये डिस्टेंस मिनिमम होगी, और वो टाइम वापस से इस इक्वेशन में रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो भाई, कर सकते हो, करिए 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 ये अप्रोच है।
आ गया आंसर। तो यहां पर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एस स्क्वायर बाई डी टी। मैंने इसका रूट नहीं लिया है क्योंकि जो अगर एस मिनिमम होगा तो एस स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 300 माइनस 10t, है ना। अंदर वाले को डिफरेंस करेंगे तो माइनस 10 आएगा, और प्लस यहाँ आएगा 2 टाइम्स ऑफ 400 माइनस 20t, और अंदर को डिफरेंस करेंगे तो माइनस 20 आएगा, और इसको कर देंगे हम 0। तो ये 2 हटा ही देते हैं, और ये 0 भी हटा देते हैं, माइनस भी हटा देते हैं। तो यहाँ आएगा 300 माइनस 10t, है ना, तो 1 हो जाएगा। यहाँ आपका आएगा प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 800 माइनस 40t बराबर 0। ठीक है, तो 8 और ये 3 1100 बराबर 50t। तो t कितना आ रहा है? 22 सेकंड। समझ में आ गया भाई? तो t बराबर 22 सेकंड पर क्या होगा? दे विल बी द डिस्टेंस विल बी, सेपरेशन विल बी मिनिमम, और 22 की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो एस स्क्वायर है कितना? 300 माइनस 10 इंटू 22, तो इट इज 220 का स्क्वायर, प्लस 400 माइनस 20 इंटू 22, तो ये 20 इंटू 20 करेंगे तो 440। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया, है ना, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ये कितना आ रहा है? 300 माइनस 220 दैट इज 80 का स्क्वायर, प्लस यहाँ डिफरेंस लेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर आएगा, यानी 40 का स्क्वायर। तो एस निकालोगे तो 40 कॉमन ले लो, तो 40 रूट, यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 आएगा, देख लो भाई, चेक कर लेना। इट इज 40 रूट 5 मीटर, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? डन डन डन। तो कॉन्सेप्ट क्या है? किसी टाइम टी पर मैंने पार्टिकल को पहुंचा दिया, समझ में आ गया? टाइम टी पर पार्टिकल पहुंचा दिया, और उस टाइम की हम बात करेंगे, तो उस समय हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे, लिख लीजिए फटाफट। डन। चलिए, ये है मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेथड नंबर 1, है ना। तो मैंने पार्टिकल ए को मूव कराया, बी को मूव कराया, और इनके बीच का डिस्टेंस निकाला। अब मेथड नंबर 2, एक और मेथड सीखेंगे, कम से कम 2 मेथड तो चाहिए हमको। मेथड नंबर 2 ये है कि आप किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाइए। यू गो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एनी वन पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में जाइए। तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं, लेट्स से मैं किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में जाता हूं, बताओ किसके फ्रेम में जाना चाहते हो? ए के या बी के में? आप बताइए किसके फ्रेम में जाना चाहते हो? जो आप बोलोगे मैं मान लूंगा। हाँ जी, बताइए। बी के फ्रेम में, चलो बी, बच्चों ने बोला बी है, तो हम बी के फ्रेम में जाते। चलो, तो अगर मैं कहता हूं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी, तो अगर मैं बी के फ्रेम में जाता हूं, तो बी के फ्रेम में हम जानते हैं बी क्या होगा? बी के फ्रेम में बी रुक जाएगा, बी के फ्रेम में बी रुक जाएगा, और बी की, ये बी है, यहां पर बी है, और बी आ गया रेस्ट पर बी के फ्रेम में, और बी की वेलोसिटी घुमा के मिलेगी किसको? ए को। तो ए के पास आगे थी वेलोसिटी 10 और नीचे मिलेगी 20। ठीक है भाई। अब क्या है कि यहां पर जो ए है, बी को क्या लगेगा? ए आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये मूव करते 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 लेट्स से वो
ये यहाँ कहीं पहुँच गया है ना, किसी टाइम टी में। तो अगर ये यहाँ पहुँचेगा, ए यहाँ पहुँच गया, से ये पॉइंट है ए डैश, तो ये ए डैश पहुँचा, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो देखो सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो ए डैश है यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो एक्स इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा ये 10t, भाई ये दूरी 10t हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में कितना करेगा 20t, है ना। तो इधर 10t गया और ये 20t। तो अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, ए डैश और बी के बीच की दूरी निकालना चाहूंगा। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है ये तो भाई, हम जानते हैं कि यहां पर ये पूरी दूरी थी कितनी 300, और ये कितनी है 10t, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हमारी ये है 300 माइनस 10t, और ये दूरी 20t है, तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंगली ये दूरी भी 20t ही होगी, और ये दूरी हो जाएगी 400 माइनस 20t, और ये दूरी है जितनी उतनी दूरी ये हो जाएगी, है ना। तो ये s मान लेते हैं। तो ये दूरी कितनी है ऊपर वाली 300 माइनस 10t। तो बेसिकली ये आपको दोबारा से वही दिखाई दे रहा है क्या ना, ट्रायंगल। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो से यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सेम इक्वेशन आ रही है, बट थोड़ा सोचने का समझने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए। कर लीजिए। हाँ ऋषि भाई, आप एससी वर्मा कर सकते हैं, आईएडो कर सकते हैं, है ना, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई, डन डन डन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। हाँ, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन वेक्टर फॉर्म, है ना, ये भी समझ लेते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो यूज करना है, अदरवाइज जो मैंने बता दिया उससे काम हो जाएगा। 99% क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया उससे हो जाएगा। बट हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में वेक्टर ही आ जाता है, वेक्टर फॉर्म में दे देता सब कुछ, तो उस केस में कैसे करेंगे समझते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूं यहां पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां पर है
और दूसरा पार्टिकल यहां पर है, ये है आर आई ए और ये है आर आई बी, यानी ये पार्टिकल मान लो ए है और ये पार्टिकल बी है, यानी इनिशियल आपको पोजीशंस दे रखी है। अब अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है, तो किसी टाइम टी में ये यहां मूव करते हुए यहां पहुंचेगा, है ना। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि किसी टाइम टी में ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच चुका है, लेट से मूव करते हुए, और ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका है, लेट से ना, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये यहां से यहां मूव करा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एस ए और इसका हुआ एस बी, यानी ये यहां पहुंच चुका है, ये यहां पहुंच चुका है, ये ए डैश और ये है बी डैश, ठीक है। तो अब ये यहां से यहां पहुंच चुका है, तो इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर यहां का ही होगा और इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर यहां होगा और इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर यहां कहीं होगा। ये है आर एफ, ये ए का है और ये बी का है। तो आर एफ को लिखोगे क्या, आर एफ ए कितना होगा, आर आई ए प्लस एस ए, है ना। तो ये हो जाएगा आर आई ए प्लस एस ए हो जाएगा वी ए इंटू टी। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आर एफ बी की बात करेंगे तो ये है आर आई बी प्लस एस बी, यानी कि आर आई बी प्लस वी बी टी। अब देखो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इसको हम बोल रहे हैं एस वेक्टर जो भी है। अब एस वेक्टर या तो ए से भी मान लो या बी से भी मान लो, तो बेसिकली एस वेक्टर क्या होगा, अगर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले रहा हूं तो ये होगा आर फाइनल ए माइनस आर फाइनल बी, यस और नो। ये है इनके बीच का डिस्टेंस और इसका हम लेंगे मॉड, तो ये मॉड क्या देगा, सेपरेशन बिटवीन देम, मॉड क्या देगा, सेपरेशन बिटवीन देम, और मॉड दे देगा सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसको फिर वापस से क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो एक तरीका ये भी है, लिख लीजिए। तो ये मेथड ये वेक्टर फॉर्म में, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इसको आप तभी लगाना जब वेक्टर में ये सब बात हो रही हो, मतलब उसने इनिशियल वेक्टर दे दिया, इनिशियल पोजीशन दे दी, वेलोसिटी मतलब इनिशियल आर आई दे दिया आपने, 2y + 3j - 4k ऐसे कुछ दे दिया, वेलोसिटी दे दिया वेक्टर फॉर्म में, तब आप ये लगा देना। समझ में आ गया। हाँ जी ठीक है। ठीक है, तो बस मैंने बता दिया कि अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, 3D में आ जाए, तो ये तरीका है, इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व होता है ना। लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है कि भाई इनिशियल पोजीशन दी थी, वेलोसिटी दे दिया, तो फाइनल पोजीशन निकाली, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, किसका, ए का और बी का, उनके बीच का सेपरेशन निकालिए। ठीक है, ये है। समझ नहीं आता था कब डिफरेंशिएट, अरे फिजिक्स में तो कुछ समझना ही नहीं ना, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, हमें डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है, खत्म। बाकी आपके मैथ्स वाले तरह बढ़ा देंगे, क्यों मैक्सिमम होता है, क्या मैक्सिमम होता है, क्या मिनिमम होता है। अभी फिजिक्स की बात करेंगे तो आपको कोई भी चीज आ जाए, मैक्सिमाइज करनी हो या मिनिमाइज करनी, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, इतना तो समझ आता ही नहीं आता है वैभव।
इतना तो समझ में आता होगा। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन करा दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल ए है ना, समझना, एक पार्टिकल है ए है, उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट है 2,1,3। पार्टिकल बी है, उसके कोऑर्डिनेट है 1,3,2 इनिशियल कोऑर्डिनेट है ना। और पार्टिकल ए की वेलोसिटी दे रखी है -2i + j + k। वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी है 3D में जाना चाहिए, 3D में जाना चाहोगे मत जाओ, 2D में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ जैसे ना, सॉल्व बाद में करते रहना। जस्ट बता रहा हूँ कि वेलोसिटी देती है 2i + j + k लेट से, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 3i - 2j + 2k, है ना, ऐसा कुछ दे दिया। अब पूछ लेता है फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। समझा के भी भाई, करना नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हो, है ना। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं, आईआईटी में आया नहीं है, बस बता दिया। अगर आ जाता है एडवांस में ऐसा क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। समझ में आ गया, बस लिख लीजिए, ट्राई कर लेना घर पे जाके। तो आपको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, है ना, ये है। चलिए भाई, हो गया भाई, डन डन डन, आगे बढ़े। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे यहां पे। यहां पर ये 2 टावर दे रखे हैं, इस टावर पर एक पार्टिकल है लेट्स से ए, इसको मैंने आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये पार्टिकल लेट्स से बी है, इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से, एंड ये एंगल दिया है 37 डिग्री, ठीक है। और इस टावर की हाइट है 130 मीटर, और इस टावर की हाइट है 150 मीटर। ये फेंका, और इन टावर के बीच की दूरी दे रखी है 40 मीटर। तो क्वेश्चन है, आपको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, है ना। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। करिए। हाँ, एर्डो के बेटा सोल्यूशन काइनेमेटिक्स के, और इसमें ऑलरेडी अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो मिल जाएगा, है ना। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एर्डो के सोल्यूशन दे रखे हैं। फिर भी जैसे मुझे समय मिलेगा तो अपने चैनल पर भी डालूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं अपने चैनल पर भी डालूंगा, बट जैसे समय मिलेगा, है ना। ठीक है भाई, करिए, करिए भाई क्वेश्चन को। हाँ जी, करिए क्वेश्चन को। हाँ जी, आ गया आंसर। तो क्या करोगे,
क्या अप्रोच रहेगी? बेस्ट तरीका है आप किसी एक के फ्रेम में जाइए। देखो ये प्रोजेक्ट किया हुआ है तो इस पर हम जानते हैं जी डाउनवर्ड लगेगा, इस पर भी जी डाउनवर्ड लगेगा, दोनों पर जी लग रहा है। लेकिन अगर मैं किसी एक के फ्रेम में जाऊंगा, किसी एक के फ्रेम भाई इस पर जी डाउनवर्ड लग रहा है और इस पर भी जी डाउन, किसी एक के फ्रेम में जाएगा। तो जैसे मान लो मैं लेट्स से ए के फ्रेम में जाता हूं, तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, तो ए के फ्रेम में गए तो ए क्या होगा? रेस्ट पर होगा, और ए रेस्ट पर होगा तो ए के फ्रेम में बी को देखोगे तो आप, हाँ इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं यहां पर। इस 10 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो इधर कितना का 10 cos 37, 10 cos 37 कितना होता है? cos 37 होता है 4/5, तो इट विल बी 8, और ये नीचे आएगा 10 sin 37, इसको सॉल्व करोगे 6 आएगा, देख लेना भाई। तो अगर मैं गया किसके फ्रेम में? ए के फ्रेम में गया, तो अगर मैं ए के फ्रेम में गया, ए के फ्रेम में गया, तो ए के फ्रेम में गए तो ए क्या होगा? रेस्ट पर आएगा। तो इसका डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ए के फ्रेम में गए तो ए क्या है? रेस्ट पर है। और ये जो है इसके पास जो वेलोसिटी आएगी, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, तो इसके पास 8 पहले था, 6 इधर था, तो ये 10 तक घुमा के मिलेगा, तो ये हो जाएगा 8 + 10, तो इट इज नथिंग बट 18। यानी इसके पास इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ रही है? 18 आ रही है। तो इधर 18 है, इधर कितना है? 6 है ना। तो अब ये क्या करेगा? ये मूव करेगा, मूव करते करते मान लो यहां पहुंच गया, ये बी था, ये बी डैश। तो हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये 18 है, तो ये हो जाएगा 18t, और ये कितना हो जाएगा? 60 है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो अब हमें इनके बीच का सेपरेशन निकालना है, यस। तो एस कैसे निकालोगे भाई? देखो ये हमें दिया था 40 और ये है 18t, तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस 18t, और ये हमारा है 150, ये 130। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट, यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? इट इज 20। ये हाइट का डिफरेंस कितना है? 20, और ये है 60, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 60। समझ में आ गया? तो यहां पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो हम वही लगाएंगे, एस स्क्वायर बराबर 40 माइनस 18t का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 60 का स्क्वायर, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस स्क्वायर बाई डी टी कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 18t इंटू माइनस 18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 60 इंटू माइनस 6 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। भाई कैलकुलेशन अपनी अपनी करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं उसको देख रहा होगा ये सर आपने कैसे कर लिया। समझ में आ गया भाई? ए के फ्रेम में बी को देखेंगे तो इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ए के फ्रेम में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। समझ में आ गया ना, ये बात है, लिख लीजिए। तो यहां सॉल्व कर लो भाई, ये 6 है, ये 3 टाइम चला जाएगा, हटा दो, माइनस को बिठा देते हैं, तो 3 इंटू 4 120 माइनस 50 40, और यहाँ आएगा प्लस 20 माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये 120 प्लस 140 बराबर इधर जाएगा 60। चेक करो भाई,
टी कितना आ रहा है 7/3 सेकेंड। चेक करो भाई, आया नहीं आया? टाइम देखो 7/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, तो टाइम आ गया, और टाइम आ चुका है, तो पुट द वैल्यू। एक मिनट चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सही है ना? तो डिस्टेंस एस निकालते हैं। एस स्क्वायर बराबर 40 माइनस दिस थिंग, कर लो, सॉल्व करते आ रहा है। आ गया 2√10 पक्का? चलो भाई, तो आप लोग बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं, तो 2√10 ना, अच्छा अच्छा 2√10 भाई, ये वेरीफाई कर लेना है ना, सॉल्व करने पर ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए भाई, बढ़िया है, शानदार, मस्त, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर मैंने पार्टिकल ए को फेंका और पार्टिकल को बी को फेंका, और इनको मैंने एक साथ फेंका, एक साथ। तो एक साथ फेंका, तो उसी समय जब मैं ए को फेंका उसी समय बी को फेंका। अब ये भी हो सकता है कि मैं पहले एक को फेंकूं फिर बाद में दूसरे को फेंकूं, पहले एक को फेंकूं फिर बाद में दूसरे को फेंकूं, ये पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में क्या करना है कि पहले जिसको फेंका है उसका जब पहले को फेंका तो वो कहीं, जैसे मान लो मैंने बी को फेंका, समझना समझना कॉन्सेप्ट क्या है। पहले बी को, तो बी यहां से यहां आ जाएगा लेफ्ट से, जब बी यहां से यहां आ गया, मान लो 1 सेकंड में यहां आ गया, लेट्स से 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में मान लो यहां आ गया, उसके बाद मैंने इसको फेंका, तो 1 सेकंड में जब यहां से यहां आएगा ग्राउंड फ्रेम में, तो आपको यहां पर जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो इस पॉइंट पर ये यहां से आएगा तो वेलोसिटी निकाल लो और पोजीशन। अब आपका, अब इसको फेंका, तो इसको फेंका, तो अब इसके लिए अब ये यहां पर है, अब ये यहां पर है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे वापस से वो इसका कहानी वापस से लगा देना। तो पहले ग्राउंड फ्रेम में जो पार्टिकल पहले फेंका है उसकी नई पोजीशन और नई वेलोसिटी निकाल लीजिए, और फिर वापस से ये सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, यू विल गेट द आंसर। लॉजिक समझ में आ के नहीं आया? अरे भाई समझ में आ के नहीं आया लॉजिक? तो ये तरीका रहेगा, इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहां पे बात कर लिया इसके बारे में। देखो बेटा, ऐसा है, अब थोड़ा देखो, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे केस कराने के, मैं ये ऐसा नहीं कि ये केस करा दो वो केस करा दूं, अगर एक्सोलेशन डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे, ये होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी टाइम टी पर आपको उन पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है और सेपरेशन निकालना है, और सेपरेशन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे कुछ भी आ जाए। समझ में आ गया? ये है, समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है बस। मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर मान लो कि एक टाइम पर नहीं फेंका गया, जिसको पहले फेंका गया, मान लो मैंने बी को पहले फेंका, तो बी यहां से यहां पहुंच गया, लेट से मान लो मैं कहता हूं 1 सेकंड बाद में ए को फेंक रहा हूं, तो पहले बी यहां पहुंच जाएगा, तो जब यहां पहुंचेगा तो उसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है और उसकी पोजीशन निकालनी है। फिर मैं ए को फेंक रहा हूं, तो बेसिकली जब मैं ए को फेंक रहा हूं तो उस समय पार्टिकल बी यहां नहीं है, यहां कहीं है, और जब यहां है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट करना है। समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कंडीशन ऑफ कॉलिजन। अगर दो पार्टिकल टकरा रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ कॉलिजन, देखिए, अगर मेरे पास, समझना, यहां पर एक पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी,
और ये पार्टिकल इधर कहीं जा रहा है और ये पार्टिकल इधर कहीं जा रहा है। इसके पास कुछ वेलोसिटी है va, इसके पास कुछ वेलोसिटी vb है, और ये एंगल मान लो θ1 है, ये एंगल θ2 है ना। तो बेसिकली इसके वेलोसिटीज को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं अलोंग AB एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक ऊपर आएगा। ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक ऊपर आएगा। तो इधर आएगा V1 cos θ1, ऊपर आएगा हाँ इसको V1 बोल देते हैं ना, V1 V2, VA क्यों लिखें फालतू में, इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इसको V2 बोल देता हूँ। तो ये आएगा V1 sin θ1, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ आएगा V2 cos θ2 और ये आएगा V2 sin θ2। समझ में आ गया? ये आ गया। अब अगर A और B को टकराना है, A और B को टकराना है तो क्या है, आप किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाइए। तो मैं मान लेता हूं मैं A के फ्रेम में जाता हूं, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ A। तो अगर मैं A के फ्रेम में गया, अगर मैं A के फ्रेम में गया तो A के फ्रेम में जाएंगे तो A क्या हो जाएगा, A विल बी एट रेस्ट। A के फ्रेम में गए A रेस्ट पर आएगा और A की वेलोसिटी किसको मिलेगी, B को मिलेगी। कैसे मिलेगी, घुमा के मिलेगी। घुमा के मिलेगी तो कैसे मिलेगी भाई, भाई ये इसके पास खुद की एक वेलोसिटी ऊपर थी और एक इधर भी थी इसके पास, B के पास। ये कितनी थी, V2 sin θ2 और यहां थी V2 cos θ2। और ये जो थी वेलोसिटी वो घुमा के V1 sin θ का मिलेगी, नीचे मिलेगी, और जो आगे था वो मिलेगा इधर। तो V1 sin θ1 और यह आएगा V1 cos θ1। ठीक है, ये A है। तो देखो अगर ये B है तो हमने क्या देखा भाई, A के फ्रेम में गए, A के फ्रेम में गए और मैंने A के फ्रेम में B को देखा। तो B को अगर A से टकराना है, B को अगर A से टकराना तो B क्या करेगा, इधर जाएगा 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 और यहां पहुंचेगा। B यहां से जाएगा यहां पहुंचेगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये और ये कंपोनेंट क्या हो बराबर है। तो कंडीशन क्या आ गई, V1 sin θ1 बराबर V2 sin θ2, दैट इज द कंडीशन। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये B जो है सीधा A की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? और अगर मैं इसके बीच का A और B के बीच का डिस्टेंस लेट से मैं देता हूं D है, सेपरेशन लेट से D है, तो टाइम जो लगेगा वो निकाल सकते हो। कैसे, D डिवाइडेड बाई V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2। इस प्रकार से बस एक मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दिया हुआ है। करना क्या है कि आप किसी एक पार्टिकल के फ्रेम में जाइए, दूसरे की वेलोसिटी निकालिए और जो वेलोसिटी है वो पहले पार्टिकल की तरफ होनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि ये कॉलिजन हो पाएगा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। हाँ भाई, समझ में आ गया भाई? डन डन डन। तो ये कंडीशन है। अब इसी को मैं, ये तो मैंने बता दिया इस प्रकार से, इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कंडीशन ऑफ कॉलिजन इन वेक्टर फॉर्म।
देखिए ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, इसका इनिशियल पोजीशन में लो R1 मान लेता हूं, ये R2 है, और पार्टिकल ये इधर जा रहा है और ये पार्टिकल इधर जा रहा है। तो ये वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है ना, V1 है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V2 है। तो देखो अगर इनको टक्कर करना ही करनी है तो टक्कर करना तो यानी कि ये यहां से यहां कहीं पहुंचेगा, उतने ही टाइम में इसको यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, यहां टकरा जाएंगे। तो यहां से यहां जाएगा तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, V1 वेक्टर V1 वेक्टर इनटू टी होगा ना, और ये यहां से जा रहा है तो ये V2 वेक्टर इनटू टी हो जाएगा। तो ये यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंच गया। तो फाइनली इनका पोजीशन वेक्टर शुड बी सेम, यानी कि ये R1 वेक्टर प्लस ये वेक्टर है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इनटू टी हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इनटू टी। तो इसको आप इधर ले जाइए, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा V2 माइनस V1 इंटू टी। समझ आ गया? या हम बोल सकते हैं कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1, यानी कि जो ये यूनिट वेक्टर हैं दे शुड बी सेम। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं इसका कंडीशन का मतलब क्या हुआ। तो बेसिकली यहां मैं बोल रहा हूं कि R1 माइनस R2 की डायरेक्शन का ये क्या यूनिट वेक्टर है, और V2 माइनस V1 की डायरेक्शन का ये यूनिट वेक्टर, इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम। तो ये बेसिकली मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर, ये क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन इन वेक्टर फॉर्म। और इस जो मैं लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसमें ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, यूनिट वेक्टर R1 माइनस R2 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और V2 माइनस V1 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो इसको आप समझ सकते हो, आप किसी एक के फ्रेम में जाइए, है ना, R1 माइनस R2। तो अगर मैं पार्टिकल ए के फ्रेम में जाता हूँ, लेट्स से, है ना, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ, तो अगर मैं कहता हूं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, तो ए के फ्रेम में जाएंगे, तो ए के फ्रेम में हम जानते हैं ए क्या होगा, रेस्ट पर आएगा। ए के फ्रेम में गए तो ए रेस्ट पर आएगा। तो ए के फ्रेम में गए तो ये ए हमारा रेस्ट पर आ गया, ये रेस्ट पर आ गया। अच्छा, अब एक रेस्ट पर, तो ए क्या देखता है, बी कहां पर है, यहां पर है। तो ए के फ्रेम में बी यहां पर है, ये हमारा है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। तो ये जो ये एरो यानी बी का जो एरो है, मतलब ए ने क्या देखा, बी नीचे की तरफ है। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना वेक्टर होगा, ये आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सॉरी हाँ एक मिनट उल्टा कर देते हैं, just a minute।
एक मिनट, देखो ये हमारा है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। तो ए के फ्रेम में ए रुक चुका है, ये बी है ना। तो यहां पर बी को ए की तरफ जाना है, बी को ए की तरफ जाना है, बी को ए की तरफ, तो बी को ए की तरफ जाना है, बी इस डायरेक्शन में जाएगा तभी टकराएगा ना। तो बी जो है इस डायरेक्शन में जाएगा तभी ये टकराएगा। तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा। और ए के फ्रेम में बी के पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v2 माइनस v1। तो ए के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 माइनस v1, ये है। सही है ना। तो यानी कि R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन और V2 माइनस V1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी इस डायरेक्शन में R1 माइनस R2 की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है और V2 माइनस V1 की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, इट शुड बी सेम। क्या अब ये समझ आ रहा है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? डन, लिख लीजिए सब लोग फटाफट इसको भी। हो गया भाई, चलिए क्वेश्चन करेंगे यहां पे। यहां पर ये दो टावर दिए हुए हैं, और इस टावर पर एक पार्टिकल को मैंने आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर जो पार्टिकल है इसको इधर किया है 10 मीटर पर सेकंड से, एंड दिस एंगल इज योर 37 डिग्री। इसकी हाइट है 130 मीटर और इसकी हाइट है 150 मीटर। तो क्वेश्चन है, आपको निकालना है इन दोनों टावर के बीच का सेपरेशन, है ना। यू नीड टू फाइंड सेपरेशन बिटवीन द टू टावर, ये निकालना है। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द टू टावर सो दैट बोथ द पार्टिकल्स में कोलाइड इन मिड एयर। तो दोनों पार्टिकल्स मिड एयर में टकरा जाएं। ठीक है भाई, करिए। आ गया आंसर 40, गलत। कितना आ रहा है? गुड, बाकी लोग निकालिए। इवनिंग में क्लास है, क्यों नहीं होगी भाई? कल क्लास तो नहीं थी ना, तो आज ही होगी, और कब होगी? इवनिंग में हम 12th क्लास 12th का पढ़ ही रहे हैं।
है ना। तो कैसे करेंगे भाई, यहां पर पहले तो इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इधर कंपाउंड आएगा वो 8 आएगा, और इधर आएगा 6। अगर मैं ए के फ्रेम में जाता हूं, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लेट से ए के फ्रेम में जाते हैं, तो ए के फ्रेम में गए तो ए रुक जाएगा, ए रुक गया, और इसके इधर वेलोसिटी कितनी आएगी, ये 10 आ गया था तो 18 हो जाएगी, और इधर आएगी 6। अब देखो ये बी है, तो अब इसको टकराना है तो सीधा यूं जाना चाहिए। बी को अगर टकराना है तो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो बेसिकली यहां पे जो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो tan थीटा अगर हम निकालते हैं इस वेलोसिटी के वाले कॉन्सेप्ट से, तो इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 6/18। और यहां ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये दूरी है d, और ये दूरी है कितनी 20, तो ये tan थीटा यहां से निकालेंगे कितना आएगा 20 डिवाइड बाई d, तो d निकाल लीजिए। समझ में आ गया, देख लीजिए 60 मीटर इज द आंसर, बिल्कुल सही बोला। डन डन डन, ये आ गया। अब आप मैं पूछ सकता हूं कि भाई कितने टाइम बाद टकराएंगे, यू कैन आल्सो फाइंड द टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम बताइए कैसे निकालेंगे। तो टाइम के लिए ये क्या करो, एक्स बराबर लगा दीजिए UXT या y बराबर UI2, तो x यानी ये यहाँ x डायरेक्शन में कितना चला 60, US कितना है 18 इंटू टी, तो t निकाल लीजिए कितना आ रहा है। इट इज 10/3 सेकंड। समझ में आ गया, तो ये आंसर आ गया। हो गया भाई, डन डन डन। ठीक है, अरे भाई ये यहां जाएगा ना, तो ये यहां से यहां जा रहा है, ये तो रहे भाई, हम बात करें इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए के फ्रेम में गए, तो ए के फ्रेम में ए रुका, ये यहां से जा रहा था, इसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 18, तो एक्स बराबर UXT लगा दिया। आप चाहो तो वाई में भी कर सकते हो, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, वाई की वेलोसिटी कितनी है 6, उससे भी कर सकते हो। भाई ये 37 डिग्री था, वो ग्राउंड फ्रेम में बी की वेलोसिटी का एंगल था, ए के फ्रेम में गए तो क्या अब ये एंगल 37 रहेगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है 18, यहां 6 है, तो ये 37 कहां से रहेगा ओम प्रकाश जी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डन 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 डन, लिख लिया। चलिए
चलिए अब हम यहां बात करेंगे, मैन रिवर प्रॉब्लम, है ना, मैन रिवर प्रॉब्लम। देखिए यहां पर आप लोगों ने स्विमिंग की होगी, तो पहली बात तो मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पे स्विमर हैं, कितने बच्चे यहां पे स्विमर हैं? हाँ जी, कौन कौन है नाम देखते हैं। कौशिक हैं, अरुण भी है, तिलक, अरे बहुत सारा, काफी लोग हैं। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा, एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी है, कौन है? ईशन, ईशन करके एक लड़का है, वो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। कहाँ, कौन से ओलंपिक में गए हो, किस ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीता है? स्टेट लेवल पर। अच्छा चलिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका लाइक रिकॉर्ड क्या है, कितना किलोमीटर आपने या कितना मीटर आपने स्विमिंग की है एक बार में? एक बार में आपने कितनी स्विमिंग की है, मतलब एट अ स्ट्रेच आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वाइल स्विमिंग? ईशन से पूछना चाहता हूँ, ईशन। हाँ जी, हाँ, ध्रुव बोल रहा है 100 किलोमीटर। खतरनाक आदमी है बेटा, आजा आजा मेरे पास, बताता हूँ तुमको। 100 से 300 मीटर, हाँ मीटर, हाँ किलोमीटर। अरे बेटा यार, यूनिट है, इस दे क्या नाम है इस लड़के का? नाम है ध्रुव। तुझे यूनिट डायमेंशन में दिक्कत आ रही है लगता है। चैप्टर अपना यूनिट डायमेंशन चल रहा है शाम को, है ना, उसको कर लेना। कितना है भैया? 15 मीटर भी है, 200 मीटर भी है, 15 मीटर है, 247 किलोमीटर। क्या बात है ईशन, समझ में आ गया? 240, आजा कोटा आजा भाई, बताते हैं तेरे को क्या होता है। 180 मीटर, अच्छा जी गुड। 204 मीटर, चलिए ठीक है। अब तो भाई आप बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो मैं आगे वो बात करूंगा ही नहीं, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं मौका कुछ कहने का। देखिए मैन रिवर प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो जब आप एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हो, स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करते हो, तो उस समय आप जैसे स्विमिंग कर रहे हो, उस समय जब आप स्विमिंग करते हो, तो उस समय जो आपकी जो वेलोसिटी होती है, दैट इज द ट्रू वेलोसिटी ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, तो यहां जो v है इसको बोलेंगे इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, या इसी को बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to the river। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है, आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या चक्कर है। स्टिल वाटर तो दिख रहा है भाई, पानी, ये स्विमिंग पूल है ना, इट इज स्विमिंग पूल है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट स्विमिंग पूल। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में अगर स्विमिंग करते हो तो आपको जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो v है, तो v है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और यहां पर ये मूव कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो v है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। लिख लीजिए फटाफट। तो अगर मैं कहता हूं कि ये एक स्विमिंग पूल है, इसकी अगर लेंथ l है और ये पर्सन आगे जाता है और जब वापस आ जाता है, तो आई एम नेग्लेक्टिंग द टाइम टेकन इन, क्या कहते हैं, टर्निंग की टाइम की को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं निकालना चाहता हूं
टोटल टाइम ऑफ वन लैप या टाइम टेकन इन वन लैप मतलब एक पूरा राउंड, तो बताइए वो कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 2L डिवाइड बाई बी, यस और नो, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए फटाफट। डन। तो ये है स्विमिंग पूल में स्विमिंग, है ना। तो ये पहला, इसको केस 1 बोलते हैं, केस 1 दैट इज स्विमिंग पूल वाला केस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि ये पर्सन क्या करता है, अब स्विमिंग करता है रिवर में, तो रिवर में स्विमिंग करता है, तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर वो जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उधर स्विमिंग करे या उसके अपोजिट स्विमिंग करे। तो मैं दूसरा केस लूंगा, केस 2, इफ man is swimming in the direction of flow of river. Man is swimming in the direction of flow of river. तो देखिए, अगर यहां पर मैं ये बोलता हूं ये है नदी, तो नदी है और हम जानते हैं नदी जो है उसमें पानी होगा, पानी फ्लो हो रहा है, तो रिवर फ्लो हो रही है विद वेलोसिटी यू। तो यहां पर यू क्या है? यू है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर क्या है? यू है। और ये पर्सन जो है ये भी स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। देखिए, अगर ये वी क्या है? वी है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। और आपकी खुद की वेलोसिटी वी है और रिवर आप यू से चल रही है, रिवर यूज चल रही है। तो अगर अब कोई बंदा यहां ग्राउंड में खड़ा हुआ है और वो आपको देखता है, तो बताइए आपको उस पर्सन को आपकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? हाँ जी बताइए, उस पर्सन को आपकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? v माइनस यू या v प्लस यू? v प्लस यू, बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं कि ये भाई है क्या, मेरी खुद की वेलोसिटी क्या v है और रिवर मुझे धक्का दे रही है u से। मेरी खुद की वेलोसिटी कितनी है? v है और ये रिवर धक्का दे रही है u से, तो v प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये v प्लस यू क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। तो v प्लस, तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये होगा u आई के यस होता हूं, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो जब मैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिख रहा हूं यानी ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूं, ये कितना आएगा? v प्लस यू आई कैप। अब मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वी एम आर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये कितना आएगा? वी एम माइनस वी आर। निकालिए कितना आ रहा है। डन डन डन, कितना आ रहा है? तो वी एम इट इज कितना आएगा? v प्लस यू आई कैप माइनस यू आई कैप, तो इट इज नथिंग बट v आई कैप। समझ आ गया नहीं यार? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिवर कितनी आ रही है? v आई कैप आ रहा है, और यही मैंने लिखवाया था। यहां पर देखो भाई, v है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि जो आपका
जो v है, जो एक्चुअली स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी आ रही थी, वही है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। वही क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अच्छा, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब ये है कि अगर मान लो यहां एक फ्लोट होता, एक फ्लोट है और इस फ्लोट पर एक पर्सन बैठा हुआ है, और ये फ्लोट हम जानते हैं रिवर के साथ ही बहेगा यू से। तो ये जो पर्सन है ये क्या है? ये जो पर्सन है किसका फ्रेम हुआ? रिवर का फ्रेम हुआ। किसका फ्रेम हुआ? रिवर का फ्रेम हो गया। तो ये जो पर्सन है वो रिवर का फ्रेम है, और रिवर का फ्रेम है तो अब ये पर्सन इस पर्सन को देखेगा तो उसको वेलोसिटी v दिखाई देगी। ये इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि अगर इस फ्लोट पर ये पर्सन बैठा हुआ है तो इसको जो रिवर, हम जानते हैं ग्राउंड में, ग्राउंड वाले को क्या लग रहा है? रिवर यू से जा रही है, ये पर्सन जो फ्लोट है वो भी यू से जा रहा होगा। लेकिन इसको लगेगा कि रिवर जो है शांत है, रिवर क्या है? स्टिल है, क्योंकि इसके फ्रेम में, इस पर्सन के फ्रेम में जो रिवर है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। तो रिवर के फ्रेम में, सॉरी इस फ्लोट के फ्रेम में रिवर की वेलोसिटी 0 है, यानी कि इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर या इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस फ्लोट, रिवर विल बी एट रेस्ट। रिवर विल बी एट रेस्ट। और रिवर अगर रेस्ट पर है तो रिवर एक प्रकार से स्विमिंग पूल की तरह बिहेव करेगी। समझो, अगर आप रिवर में हैं एंड यू आर सिटिंग ऑन अ फ्लोट, कोई प्लैंक है, कुछ है, फ्लोट है, लकड़ी का टुकड़ा, उस पर बैठे हो और नदी के साथ बह रहे हो, नदी के साथ बह रहे हो, तो आपको यहाँ पर, नदी में तो बहुत सारी चीज होती है ना, मान लो नदी में यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक गुलाब का फूल है, तो आप भी यू से बह रहे हो तो गुलाब का फूल भी आप यू से ही जाएगा। तो आपके फ्रेम में गुलाब का फूल कैसा दिखाई देगा? रेस्ट पर दिखाई देगा। समझ में आ गया? रेस्ट पर दिखाई देगा। तो बेसिकली आप अगर नदी में एक फ्लोट है उस पर बैठे हो तो आपको नदी, आप केवल नदी को देखो, बाकी मत देखो। नदी को देखोगे तो नदी आपको रुकी हुई दिखाई देगी, रेस्ट पर दिखाई देगी। ये आप फील कर लेना। समझ में आ गया भाई? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए सब लोग फटाफट। तो यहां हमने प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होती है, इट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। लिख लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ये है मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। और अगर मैं कहता हूं मैन अपोजिट जा रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस। चलो भाई, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और होमवर्क में मैंने आपको डीपीपी वर्कबुक 5 दे रखा था, उसके आगे का वर्कबुक 6 देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। वर्कबुक 6 एंड वर्कबुक 7, वर्कबुक नंबर 6 एंड 7 दोनों करना है आपको, ठीक है? ठीक है, वर्कबुक 6 एंड 7 ये करना है। कर दिया?